हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमारा बॉडी कैसे काम करती है, कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट हम लोग करेंगे, कुछ कुछ बेसिक टर्म है। जैसे पहला है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का सिंगुलर होता है स्टिमुलस, ठीक है। इन्वायरमेंट में वो हर चीज जैसे लाइट, हीट, साउंड, वाटर, टेम्परेचर, हर तरह के जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है चीजें जो हमसे रिस्पॉन्ड करवाता है ना। मतलब जो जो चीज हमसे रिस्पॉन्ड करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। जैसे लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया स्टिमुलाई, ठीक है। और इसी को हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कहता है। क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड। तो अ रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन। मतलब रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन है हमारा बॉडी का, जो हम किसी भी एक स्टिमुलाई को क्या करते हैं या स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंडा आ गया, तो ठंडा आ गया तो हम लोग क्या क्या पहन लिए, हम लोग हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट किया, कैसे रिस्पॉन्स किया ठंडा को? तो स्वेटर पहन लिया, हुडी पहन लिया, ठीक है। तो ये ठंडा क्या है? ये ठंडा है स्टिमुलस। और हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कैसे किया? तो हम स्वेटर पहन लिए। यही गर्मी आ जाएगा, तो गर्मी आ जाएगा तो क्या, गर्मी क्या हो गया? स्टिमुलस। हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा? तो कॉटन कपड़ा पहनेगा, ठीक है, हल्का हल्का कपड़ा पहनेगा, ठीक है। तो ये है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स, ठीक है। यहां पे एग्जांपल दिया है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हैंड मूव्स बैक। जैसे ही हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या टच करने वाले होते हैं, वैसे ही अपना हाथ क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो ये जो हॉट है, हीट है, वो क्या है? स्टिमुलस। हम कैसे रिस्पॉन्स किए? अपने हाथ को हटाकर, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ना सहयोग, एक तरह से कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करना। तो हम लोग अगर किसी भी एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा हमारा बॉडी, तो केवल एक ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारा पार्ट हमारा बॉडी का एक साथ मिलता है और उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो पहला पैर, पैर में मसल हो गया, ठीक है। फिर ब्रेन भी सोच रहा है ना, ब्रेन के साथ चलते हैं ना, कैसी ब्रेन भी तो इन्वॉल्व है इसमें। ब्रेन हो गया, मसल हो गया, पैर हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया। ये सब बॉडी का अलग अलग पार्ट जो है वो एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कराने में या रिएक्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन। जैसे व्हाइल वॉकिंग, ब्रेन प्लस नर्व्स प्लस मसल वर्क टुगेदर। तो ये सब क्या कर रहा है? कोई एक इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैर का जो मसल है वही इन्वॉल्व कर रहा है ना। चलने में आपको बहुत सारा बॉडी का पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, तभी हम चल पा रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चाहे हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए थे, अपना हाथ हटा दिए, तो वहां पे क्या है? स्किन, नर्व्स, ब्रेन इन्वॉल्व है ना। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए आगे है, एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, वो दो है। दो तरीका से कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल। पहला नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? तो नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, पहला CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है PNS
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट कौन कौन सा है? ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये है सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही आता है, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स आता है। क्या आता है? नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से राइज होता है, ऐसा नर्व्स जो ब्रेन से राइज होता है उसको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में सीएनएस, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेन यही पढ़ना है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आता है, क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से राइज होता है, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दो टॉपिक्स और है, पहला रिसेप्टर क्या होता है और दूसरा इफेक्टर क्या होता है, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब है ना हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी में अलग अलग बहुत सारा पार्ट है, तो जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, हमारा बॉडी का वैसा पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए थे, तो हॉट ऑब्जेक्ट को जो हॉटनेस है वो कौन रिसीव कर रहा है? हॉट स्टिमुलाई कौन रिसीव कर रहा है? तो ये स्किन। कौन रिसीव कर रहा है? स्किन। जैसे लाइट है तो लाइट को कौन रिसीव कर रहा है? आई, ठीक है। टेस्ट है, टेस्ट को कौन रिसीव करता है? टंग। स्मेल को कौन रिसीव करता है? नोज। साउंड को कौन रिसीव करता है? ईयर, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब हमारे बॉडी का वैसा पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है। तो देखिए रिसेप्टर, रिसेप्टर्स क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस। मतलब हमारे बॉडी का सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, या कोई ऑर्गन भी हो सकता है जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। देखिए टोटल रिसेप्टर कितने होते हैं। पहला है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कौन है? आई। कौन सा स्टिमुलाई होगा यहां पे? लाइट, ठीक है। जैसे लाइट है तो लाइट, हमारा आंख में कौन सा रिसेप्टर है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा? लाइट स्टिमुलाई को, तो आई। और आई में कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर। दूसरा है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको बोलते हैं? तो नोज को। ये क्या डिटेक्ट करेगा? स्मेल। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है ना, तो इसको देख लेना है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज हो गया और स्टिमुलाई हो गया। गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर क्या है? टंग, ठीक है, टंग है। और ये क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट को। फोनो रिसेप्टर ईयर, किसको डिटेक्ट करता है? साउंड को। थर्मो रिसेप्टर स्किन, किसको डिटेक्ट करता है? हीट या कोल्ड को। एक है नोसिसेप्टर, इसको बोल, ये भी स्किन में पाया जाता है और ये क्या करता है? पेन को करता है, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर होता है। जैसे आई, आई में कौन सा रिसेप्टर है? बोलो, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। कान, कान में कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर जो साउंड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नाक, नोज में कौन सा रिसेप्टर है? तो नोज में हो गया तुम्हारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। टंग में कौन सा रिसेप्टर है? तो गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। स्किन में दो तरह का रिसेप्टर है, पहला थर्मो रिसेप्टर जो स्किन में होता है और हीट को डिटेक्ट करता है, और एक है नोसिसेप्टर, इसका ये भी स्किन में होता है जो पेन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के बाद हम लोग इफेक्टर पढ़ते हैं। इफेक्टर, इफेक्टर में भी कोई मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है जो प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है? रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट है वहां पे हाथ गया तो डिटेक्ट कौन किया? यही स्किन ही डिटेक्ट किया हीट को। अब जाएगा ये मैसेज ब्रेन तक, ब्रेन क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा, और ये स्किन क्या है? एक तरह का इफेक्टर, यही तो इफेक्टर है जो इफेक्ट होगा। अब क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्टर क्या हुआ? जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हाथ हटा लेते हैं।
तो ये है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स क्या होता है? नर्व्स क्या होता है कि नर्व्स आर बंडल ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, ठीक है, जैसे फर्स्ट न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, इस तरीके से जुड़ जाएगा तो एक तरह तुमको नहीं लग रहा वायर जैसा बन जाएगा, वायर जैसा, ठीक है। तो ये नर्व्स जो है ना बहुत सारे न्यूरॉन का बंडल होता है जो मैसेज को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अलग अलग बॉडी की पार्ट्स में भेजता है, मैसेज को ले जाता है, ठीक है। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होता है नर्व्स, ठीक है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। आगे देखिए, आगे है टाइप्स ऑफ नर्व्स। क्या है? टाइप्स ऑफ नर्व्स। मतलब यहां पे देख लीजिएगा, नर्व्स जो है ना एक वायर की जैसा है। कैसा है? वायर के जैसा है, ठीक है। वायर जैसे, वायर कैसे बन गया, और इसी में क्या मैसेज जा रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ नर्व्स। टाइप्स, पहला टाइप है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करता है ना कि पूरे बॉडी पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, जैसे कि यहां पे सीएनएस है और यहां पे बॉडी पार्ट्स है, तो पूरे बॉडी पार्ट से मैसेज को कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? तो सेंसरी नर्व्स, याद रखना। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे है सेकेंड में है मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स क्या होता है, जब सीएनएस से पूरे बॉडी में जाएगा मैसेज तो किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? तो तुम्हारा जाएगा मोटर नर्व्स के थ्रू। जैसे कि पूरे बॉडी से मैसेज कहां गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब वहां से रिस्पॉन्ड आएगा, तो वो जो रिस्पॉन्ड आएगा कौन से नर्व्स के थ्रू आएगा? तो तुम्हारा आएगा मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है। एक और होता है नर्व्स, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। ये मिक्स्ड नर्व का काम क्या है? दोनों काम करेगा, है ना। वो मैसेज को पहुंचाने का भी काम कर सकता है और लाने का भी काम कर सकता है, दोनों फंक्शन करेगा ये मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब चलते हैं न्यूरॉन्स की ओर। तो देखिए, ये है न्यूरॉन्स, ऐसा ऐसा दिखता है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये देखिए ऐसा है, ब्रांच जैसा है, फिर बीच में सेल बॉडी, ब्रांच जैसा जो है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। फिर ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हर चीज होता है, ठीक है। फिर होता है ये एक तरह का पाइप जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये तुम्हारा एक्सॉन है। एक्सॉन के साइड में देख रहे होंगे इंसुलेशन के जैसा कुछ लगा है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और ये लास्ट में क्या है? नर्व एंडिंग है। क्या है? नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये नर्व एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन होता क्या है? इसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होता है? ये तरह एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। जैसे बॉडी का पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, है ना। सेम एज ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन? न्यूरॉन्स या नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन ही क्या है? न्यूरॉन ही मैसेज को कैरी करता है, और वो भी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है। न्यूरॉन्स कैरी मैसेज, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जा रहा है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये है डायग्राम, इसको डायग्राम अच्छा से देख लेना है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये डायग्राम। जैसे कि यहां पे अगर बनाकर दिखाएंगे ना, ऐसे देखो, बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ये डेंड्राइट बना दो, ठीक है, इस तरीके से हो गया।
ठीक है, इस तरीका का है। और फिर बीच में ऐसे ये है माइलिन शीथ, ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है माइलिन शीथ, इस तरीका का। तो देखो, और जस्ट इसी के साथ एक और लगा है, लेकिन ये जहां पे नर्व एंडिंग होता है वहां से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का। और बीच में एक गैप होता है, देखो ये है ना, ये गैप है, ये क्या है, साइनेप्स, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, क्या होता है, गैप, थोड़ा सा हल्का दम स्मॉल गैप होता है, और इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, डेंड्राइट, डेंड्राइट। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये है साइटोन, और ये दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, ये है, इसमें भी देखो याद रखना, इसमें भी न्यूक्लियस है, एक तरह का सेल है सब। और ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है ये। ठीक है, ये है माइलिन शीथ। ये है एक्सोन, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये है एक्सोन, और ये है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल है, क्या है ये, एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, अब सेम चीज यहां होगा, मतलब इस तरीका से न्यूरॉन्स जो है ना कनेक्टेड है, एंड टू एंड क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और मैसेज कैसे ट्रैवल होता है वो हम बता देते हैं। देखो, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, साइनेप्स। क्या होता है, गैप होता है, साइनेप्स। जैसे कैसे मैसेज ट्रैवल होता है बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि स्किन है, स्किन किसको डिटेक्ट किया, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल हीट को डिटेक्ट किया, तो हीट आया स्किन में। ठीक है, ये स्किन का सिग्नल आया यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेंड्राइट क्या करेगा ना, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिएक्शन होता है, और ये सिग्नल जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म में मैसेज है, वो केमिकल फॉर्म में जो मैसेज होता है वो डेंड्राइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देता है। अब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाएगा, वो मैसेज क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और वो डेंड्राइट के थ्रू आएगा कहाँ, सेल बॉडी में। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। अब वो एक्सोन के थ्रू जाएगा कहाँ, नर्व टर्मिनल में, एक्सोन टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, मैसेज रिलीज होगा, मतलब कि एक केमिकल फॉर्म में केमिकल रिलीज करेगा। वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला है ना, वो जो है केमिकल बन जाएगा, और ये साइनेप्स को क्रॉस करेगा, और साइनेप्स को क्रॉस करेगा, यहाँ आएगा। अब ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, यहाँ ये भी क्या करेगा, उस केमिकल मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये डेंड्राइट के थ्रू आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंड। फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक तरह का केमिकल्स होता है, वही रिलीज होगा और साइनेप्स को क्रॉस करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जो मैसेज है ना, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता है, इसलिए पहले न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में निकलेगा, वो साइनेप्स क्रॉस करेगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएगा, फिर से वो ये साइकिल चलते रहता है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, साइनेप्स क्या होता है, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। देखो ये वाला है ना, ये गैप, ये जो गैप दिख रहा है ना, यही है साइनेप्स गैप।
और ये है न्यूरोट्रांसमीटर जो निकला है केमिकल फॉर्म में, वो जाएगा यहाँ पे, फिर से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। The role of synapse is to transmit the electrical impulse from one neuron to another. At the synapse, the electrical impulse causes the release of chemical. यहां पे क्या होता है कि रिलीज ऑफ केमिकल्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और वो कहां से? फ्रॉम द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है। एक नर्व एंडिंग से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है और साइनेप्स को क्रॉस करता है। दिस केमिकल्स क्रॉस द सिनेप्टिक गैप एंड रीच द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। वहां पे फिर से जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में और फिर वो न्यूरॉन में जाएगा। फिर इस तरीका से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है, ठीक है। और किस फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। पहले केमिकल, फिर डेंड्राइट क्या करेगा, उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर आएगा न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, गैप्स को क्या करेगा, साइनेप्स को क्रॉस करेगा, फिर से बनेगा। समझ लो ना? तो ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है और इसी तरीका से मैसेज जाता है। अब है कैसे ये न्यूरॉन्स काम करता है, हाउ न्यूरॉन वर्क। तो देखिए पहले क्या करेगा, स्टिमुलस क्या करेगा, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, कौन? रिसेप्टर। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगा कहां पे? डेंड्राइटिक टिप पास। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एंड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रिगर रिलीज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। वहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, ट्रिगर होगा और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये केमिकल्स जो है साइनेप्स को क्रॉस करेगा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगा और वहां पे फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले में बताया था कि पहला आता है ब्रेन। क्या आता है? ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पहला ब्रेन और दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए ब्रेन पहला पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में। ब्रेन पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन कहां लोकेटेड है, ठीक है। तो ब्रेन कहां लोकेटेड है? तो देखिए ये है ना, ये है बोनी बॉक्स जिसको हम बोलते हैं क्रैनियम बॉक्स। ये बहुत हार्ड होता है, स्कल है एक तरह से बोल सकते हो। क्या है? स्कल। और इसी के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मान लो कि ये है बोनी बॉक्स क्रैनियम, इसके अंदर क्या है? ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। अब इसके अराउंड में 3 मेम्ब्रेन है। कितने मेम्ब्रेन? 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन है और ये तीनों मेम्ब्रेन में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। ये तीनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग मेनिंजेज। क्या बोलते हैं? मेनिंजेज, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेनिंजेज, ठीक है। और इस मेनिंजेज में फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड, जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड भरा रहता है। तो सर इसका क्या रोल है? तो ब्रेन को बचाता है, ब्रेन को शॉक होने नहीं देता, ब्रेन शॉक नहीं होने देता है, या मैकेनिकल इंजरी से बचाता है ब्रेन को, किसी भी तरीके की इंजरी ना हो। और कशन प्रोवाइड करता है, विच कशन इट फ्रॉम शॉक, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है ना, डेलिकेट होता है। देखे होंगे आप लोग, कभी भी टीवी उवी आता है या कोई ऐसा चीज आता है जो टूट सकता है, उसके अराउंड में देखते नहीं है बहुत सारा थर्माकोल ये लगा दिया जाता है ताकि कैसा भी गाड़ी चले तो टूटे ना। तो उसी तरीका से ब्रेन के भी अराउंड में क्या है? 3 मेम्ब्रेन है और तीनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और ये ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी, शॉक से बचाता है, ठीक है। अब देखिए ब्रेन में क्या क्या पढ़ेंगे। ब्रेन में हम लोग, ब्रेन का मेन 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन ये हो गया, ठीक है। मिड ब्रेन बीच में होता है, ठीक है, और हिंड ब्रेन पीछे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन में पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। मिड ब्रेन बस फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और कुछ कुछ है फंक्शन भी, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या है? सेरेब्रम, बोन्स और मेडुला,
तीन ही है। हिंड ब्रेन में क्या आएगा? सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला। ये ध्यान रखना कि ब्रेन का केवल फोर ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन को कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? फोर ब्रेन। ठीक है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का मोस्टली काम क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन करना, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए। तो देखिए ये है क्रैनियम, ऊपर वाला एकदम पार्ट क्या है? क्रैनियम या स्कल। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है? सेरेब्रम। सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्रैनियम जो है, सेरेब्रम है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ना। तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा कौन है? सेरेब्रम। ठीक है, और क्या कंट्रोल करता है? तो तुम्हारा वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पे क्या लगा? रीजन एंड ग्रुप्स है। रीजन एंड ग्रुप्स माना जाता है जिसका रीजन एंड ग्रुप ज्यादा होता है उसका दिमाग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और होता भी है। आगे देखो ये है सेरेब्रम। कौन सा एक्शन कंट्रोल करेगा? तो वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ये सब, वॉकिंग है ना, रनिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये तुम्हारा सेरेब्रम कर रहा है। ठीक है, फिर है ये देखो, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है बीच में। ठीक है, और नीचे है देखो, ये है नीचे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा? ये है सेरेब्रम। ठीक है, ये है पोन्स और ये है मेडुला। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला देखिए फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम देखिए, सेरेब्रम क्या है? पहला कि ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्या क्या कंट्रोल करता है? तो इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग, इमेजिनेशन, हेल्प इन हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सब तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम। कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कंट्रोल इमोशन है ना, टच, पेन, हीट, सीइंग, स्मेलिंग। ठीक है, फिर मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमेजिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेरेब्रम का दो पार्ट होता है, एक होता है राइट और एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। पता होगा राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन। ये क्या है? रिले स्टेशन है। जानते हैं ना स्टेशन? स्टेशन का मतलब ऐसा जगह जहां से बहुत सारा ट्रेन इधर उधर से आता है और जाता भी है। ठीक है, तो रिले स्टेशन का मतलब है ना, थैलेमस को रिले स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लो कि किसी भी बॉडी से इंफॉर्मेशन गया, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन हो सकता है, हीट वाला हो सकता है, कोल्ड वाला हो सकता है, ठीक है, साउंड वाला हो सकता है, लाइट वाला हो सकता है, तो कहां जाएगा सब इंफॉर्मेशन? ब्रेन के पास। और ब्रेन में कहां जाएगा? एक स्टेशन है जिसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस एक स्टेशन है, वहां जाएगा, रिले स्टेशन। अब वो सिलेक्ट करेगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट में लाइट वाला इंफॉर्मेशन जाएगा, कौन से पार्ट में हीट वाला जाएगा, कौन से पार्ट में साउंड वाला जाएगा। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है थैलेमस। ठीक है, ये याद रखना। रिले स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिले न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स का काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन से वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को लेगा, ठीक है, और ब्रेन को भेज देगा, और ब्रेन जब रिस्पॉन्ड करेगा ना तो मोटर न्यूरॉन्स को दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड वेक साइकिल। ठीक है, फिर हो गया बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, इसको कंट्रोल करता है। यहां तक कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है बॉडी पूरे ग्लैंड का। ठीक है, और लेकिन इसका मालिक कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स सिक्रेट करने में हेल्प करता है। आगे है मिड ब्रेन। पहला हो गया फोर ब्रेन खत्म। मिड ब्रेन देखिए, मिड ब्रेन बीच का पार्ट होता है जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये देख लीजिए, और ये कहां है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है। ठीक है, फंक्शन क्या है
तो ये पहला फंक्शन है कि फोर ब्रेन मिड ब्रेन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करेगा, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब हो गया जैसे रेगुलेट रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। जैसे देखते हो ना, हम लोग कभी स्कूल में गए हैं, ठीक है, कोई बोल दिया, तुम्हारा नाम से कोई बोल दिया, है ना, तो हम लोग पीछे मुड़ जाते हैं तुरंत। वो हो सकता है कि वो हमको नहीं बोल रहा हो, किसी दूसरे को बोल रहा हो, लेकिन हमको लगता है कि हम ही को बोल रहा है, तो तुरंत मुंडी घुमा देते हैं। चाहे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही धूप देखते हैं बहुत, तो आंख एकदम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आंख का जो है बंद हो जाना, यानी कि जो कम हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, ये कौन कंट्रोल कर रहा था, मिड ब्रेन। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई, हेड, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। आगे है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है ना, ये सबसे लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, ये स्कल के पीछे है, ठीक है, स्कल के पीछे पार्ट होता है, और यही हिंड ब्रेन में ही मेन पार्ट है, ठीक है। देखो पहला है सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है ना, सेरेबेलम जो है, दिखाया था तुमको, हम एक बार और दिखा देते कैसा दिखता है सेरेबेलम। देखो सेरेब्रम, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है सेरेब्रम, गोभी जैसा दिख रहा है ना, गोभी जैसा पार्ट, तो ये क्या है, सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है ना, सेरेबेलम का काम क्या है कि वो बैलेंस को कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं ना, ऐसे चल पा रहे हैं ना, तो हमको चलने में कौन मदद कर रहा है, सेरेबेलम। कौन मदद कर रहा है, सेरेबेलम। खड़ा है ना, तो सेरेबेलम। अगर सेरेबेलम खराब हो जाएगा ना, तो हम खड़ा नहीं होंगे, गिर जाएंगे तुरंत, ठीक है, गिर जाएंगे। देखते हो ना, जो शराबी होता है या दारू वो पीता है, शराब पीता है, तो उसको देख लेना, है ना, कभी देखना कि वो डोलते मोलते रहेगा, और अंत में कहाँ पाया जाएगा, तो नाली में पाया जाएगा, दम आराम से दम नाली में सोया रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना कि जब अल्कोहलिक करते हैं तो क्या होता है कि सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है, और हमारा बॉडी का पोस्चर और बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है, तो हम लोग आराम से खड़ा नहीं रह पाते कहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, तो सेरेबेलम। कंफ्यूज नहीं होना, सेरेब्रम अलग है, ठीक है, वो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, और जबकि सेरेबेलम क्या है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये क्या कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है तुम्हारा इनवॉलंटरी एक्शन, एक तरह से बोल सकते हैं, और ये पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। आगे है पोन्स। पोन्स क्या है, एक तरह से हेल्प इन रिलेइंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, मेन किसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग। मतलब कि ये बोलता है कि भाई तुम सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। किसका कहना है, ये कौन कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो यही क्या नाम है, पोन्स, ठीक है। अब जैसे पोन्स को और अच्छा समझ सकते हैं, पोन्स जो है ना, एक तरह से रोड है। क्या है, रोड, कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, पता है, रोड का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। तो ये रोड किसको कनेक्ट कर रहा है, तो सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला, तीनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सॉरी कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्ट, कौन, पोन्स, और ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। चलिए, मेन ब्रीदिंग को यही कंट्रोल करता है, पोन्स, ठीक है। मेडुला जो है ना, मेडुला ऑब्लोगाटा, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि हार्ट बीट, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, फिर ब्रीदिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सैलिवेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। कहां है, हिंड ब्रेन में। ये क्वेश्चन तो आएगा ना, मेडुला से क्वेश्चन आता है ना, देख लेना उठाकर। मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, है ना, सैलिवेशन, तो ये कंट्रोल करता है मेडुला, ठीक है। आई होप आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस का फर्स्ट पार्ट खत्म, ब्रेन। अब सेकेंड पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि एक देखो, जैसे कि मेडुला जो है ना, मेडुला, वही मेडुला जो है ना, एक तरह का ब्रेन स्टेम है। क्या है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। और वही ब्रेन स्टेम जाता है बैकबोन में और बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये एक तरह का लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल होता है नर्व्स का,
जो मेडुला से स्टार्ट होता है और लोअर बैकबोन तक जाता है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम तक जाता है, ठीक है। दिस कॉर्ड वर्क्स लाइक अ कम्युनिकेशन हाईवे बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन एंड बॉडी, ब्रेन और बॉडी के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। ब्रेन पूरे बॉडी के बीच में कौन, स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है। प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वर्टेब्रल कॉलम। कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। लिखा है इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मीनिंजेस, मतलब इसमें भी मीनिंजेस होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, मीनिंजेस होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, ये याद रखना। द स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स कशनिंग एंड प्रिवेंट डैमेज, और क्या करता है, बचाता है, वही सेम चीज ब्रेन में जो होता है वही इसमें भी होता है, सीएसएफ मीनिंजेस, और क्या काम है, वही सेम कशनिंग का काम है ना, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका ना, कि ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड, ये ध्यान रखना। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, मेन काम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि फास्ट ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, मतलब ऐसा एक्शन जो तुरंत हो जाए, फास्ट हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए और इनवॉलेंटरी हो, ये हमको सोचने का मौका नहीं देगा। जैसे चल रहे हैं और बीच में क्या आ गया, बीच में कांटा आ गया, तो जैसे ही पैर जाने वाला होता है ना कांटा के ऊपर, वैसे ही पैर हटा लेते हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन तुरंत बॉडी पहुंचा, तुरंत गया। तो ये ब्रेन जो है ना, ब्रेन तक नहीं पहुंचा इंफॉर्मेशन, कहां तक पहुंचा, तो पहुंचा तुम्हारे स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड ही जवाब दे दिया, भाई जाओ मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू चल जाओ और उसको हटावा लो पैर को, तो हटा दिए पैर, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है फास्ट ऑटोमेटिक होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे विद्रोइंग हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे, अब है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है ना, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ वाला हुआ, ठीक है, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट है, हाथ है, अब इसका स्किन क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिसेप्ट करेगा, ये रिसेप्टर है ना स्किन, क्या करेगा, हीट को रिसेप्ट करेगा। अब वो हीट को भेजेगा किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया, कहां गया, कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन इधर है तो ब्रेन नहीं जाएगा, ब्रेन पे नहीं जाएगा, उधर ब्रेन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां आया, देखो ये बीच में जो ऐसे बनाया ना, ये है रिले न्यूरॉन, क्या है ये, रिले न्यूरॉन, क्या है ये, रिले न्यूरॉन। अब मैसेज दे देगा रिले न्यूरॉन को, अब रिले न्यूरॉन इसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा किसके थ्रू, किसको देगा, रिले न्यूरॉन को। अब ये रिले न्यूरॉन किसको देगा, मोटर न्यूरॉन, अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा रिस्पॉन्स इफेक्टर के पास, और इफेक्टर क्या करेगा, मतलब इसका जो मसल है, मसल के पास भेजेगा, वो कहेगा हाथ हटा लो, तो मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ हट जाएगा, ठीक है। मसल में एक तरह का प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है और हाथ हट जाता है, ठीक है। एक तरह से पाथवे बोल सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथवे है जिसमें रिफ्लेक्सेशन हुआ है, वो पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्सेशन हैपेंस। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होता है कि ग्लैंड्स एक तरह का सेल भी हो सकता है ना, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। और ग्लैंड का मतलब है ना कि इससे कुछ निकलेगा, इससे कुछ केमिकल्स सीक्रेट होगा, ठीक है। वो केमिकल्स तुम्हारा हार्मोन्स भी हो सकता है, इंजाइम भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है और सलाइवा भी हो सकता है। कहने का मतलब है इंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, सलाइवा, ये सब कहां से निकल रहा, तो ग्लैंड से निकल रहा। तो ग्लैंड होता क्या है, एक तरह का टिश्यू, ऑर्गन या कलेक्शन ऑफ सेल्स बोल सकते हो, ठीक है, जहां से कुछ निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब दो तरह के ग्लैंड होता है, कितने तरह के ग्लैंड, दो तरह का, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक और होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ठीक है, जो दोनों होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना,
एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड जो होता है डक्ट के साथ होता है, मतलब इसमें डक्ट लगा रहता है, ठीक है, ग्लैंड विथ डक्ट। और जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो डक्टलेस ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलेगा? जो सिक्रेशन निकलेगा ना वो डक्ट के थ्रू निकलेगा। किसके थ्रू? जैसे कुछ भी निकाल रहा है, केमिकल्स निकाल रहा है, तो वो डक्ट के थ्रू जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला तो कहां आएगा? बकल कैविटी में आएगा ना। टारगेट ऑर्गन उसका क्या है? बकल कैविटी, पेट में थोड़ी ना जाएगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो डक्ट के थ्रू आता है। डक्ट मतलब पाइप जैसा होता है, पाइप स्ट्रक्चर। ग्लैंड जो है ना वो कहां है? वो एक्शन जहां पे हो रहा है ना वहीं के पास है, ठीक है। इससे क्या निकलता है भाई? तो एंजाइम निकलता है, ये ध्यान रखना। क्या निकलता है? एंजाइम, ठीक है, ये याद रखना। और एग्जांपल हो गया सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब जैसे ये जो है ना कोई भी अपना सिक्रेशन करेगा तो डक्ट के थ्रू करेगा, जबकि तो डक्टलेस है ना, इसलिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उड़ेल देता है। भाई केमिकल्स है, ब्लड स्ट्रीम में उड़ेल दिया और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है। ग्लैंड में बी प्रेजेंट एट फार अवे साइट देन एक्शन, मतलब जहां पे होना है उससे दूर भी हो सकता है ग्लैंड, ठीक है। इससे क्या निकलता है? हार्मोन्स। क्या निकलता है? हार्मोन्स। और इससे क्या निकलता है? एंजाइम। ये ध्यान रखना, तुमको पढ़ना है यही वाला इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पढ़ना तो दोनों है, ये तो पढ़ लिए हम लोग अभी, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। प्यूटिट्री ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये सब क्या होता है? ये सब तुम्हारा होता है ग्लैंड। आगे तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है? तो हार्मोन्स। कौन सा केमिकल्स? तो हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स होता क्या है? एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। सर तो ये हार्मोन समझ में आ गया, एक तरह का केमिकल्स है जो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो ये हार्मोन से क्या हमारे बॉडी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हार्मोन जो है ना वो एक तरह का केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है हमारे बॉडी में। यह हार्मोन कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे ग्रोथ हुआ, किसी का ग्रोथ कम हुआ, किसी का ग्रोथ कम हुआ, ज्यादा हुआ, किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। किसी का जैसे कोई भी बॉडी में चेंजेस हुआ, जैसे बाल आना, हेयर आना, दिखते नहीं हो, किसी का पहले ही आ जाता दाढ़ी मूंछ, किसी का नहीं आता, तो वो सब हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हार्मोन्स, ठीक है। तो देखिए यह है मेल वाला, यह है फीमेल वाला, ठीक है। मेल वाला में देखिए यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां भी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस, यहां भी हाइपोथैलेमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, तो फीमेल में भी थायराइड ग्लैंड होता है। पाराथायराइड ग्लैंड, यहां भी पाराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज ग्लैंड, यहां भी पेनक्रियाज ग्लैंड है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, यहां भी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। एक ग्लैंड जो होता है ना जैसे टेस्टिस, ये केवल मेल में होगा और ओवरी केवल फीमेल में होगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा ग्लैंड है। कितना ग्लैंड है? देखो पहला ग्लैंड यही में जो है वही लिखवा बता रहे, ये सब नहीं बताएंगे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये मेन यही पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं भाई? क्योंकि ये पूरे ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। पूरे ग्लैंड को वर्किंग, पूरे ग्लैंड के वर्किंग को कौन कंट्रोल कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर है, सबका मास्टर है, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है, पी साइज का होता है, मटर साइज का होता है, ठीक है। ये याद रखना। देखो मटर साइज का यहां दिख रहा है, ये वाला चीज को जूम किया है, यहां पे ये दिख रहा है ना, यही क्या है? यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये याद रखना। कहां लोकेटेड है? तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे या बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ग्रोथ हार्मोन्स। बहुत सारा हार्मोन्स निकलता है लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन्स किसको कंट्रोल करता है? हाइट एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसी का अगर हाइट ज्यादा है, किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ उसके बॉडी में। कम हाइट है, किसकी वजह से? यही। अगर ज्यादा होगा, ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर ज्यादा बनेगा तो जिगेंटिज्म हो जाएगा, बहुत टॉल हो जाएगा, एबनॉर्मली टॉल हो जाएगा। अगर बहुत कम हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा,
यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये बटरफ्लाई शेप में होता है। कैसा शेप में होता है? बटरफ्लाई। देख रहे हो ऐसा, बटरफ्लाई शेप में होता है। ठीक है, और कहां प्रेजेंट है? तो फ्रंट ऑफ द नेक, नेक जो है ना गला, गला के आगे। ठीक है, जस्ट बिलो द वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे। ठीक है, अब इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन। इसका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इटीसी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर थायरोक्सिन अच्छा से रिलीज हो रहा है तो हमारे बॉडी में जो है ना एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी बनता है ना, तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने का जो रेट है ना एकदम नॉर्मल रहेगा, बनेगा, एनर्जी बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज हुआ हमारे बॉडी में से, तो एकदम मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो पता है क्या होगा? थायरोक्सिन बढ़ेगा तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होता है कि जो ग्लूकोज से एनर्जी बनने का रेट है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो जो खाएंगे तुरंत पच जाएगा। जो खाएं पच गया, एनर्जी बन गया तुरंत। खाएं, ग्लूकोज बना, उससे तुरंत एनर्जी बन गया। तो हमारे बॉडी, मतलब बॉडी को लगेगा नहीं वो खाना, मतलब कि एक तरह से पतला रहेगा हमेशा, क्योंकि जो खा रहे तुरंत पच जा रहा है, एनर्जी मिल जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि इसको हम बोलते हैं, जब ज्यादा सीक्रेट होगा ना ये थायरोक्सिन, तो इस तरह का बीमारी जो ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर थायरोइडिज्म। और इसमें बॉडी सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। अगर कम रिलीज हुआ तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने का रेट कम होगा, स्लो होगा। तो क्या होगा? जो खाएंगे जल्दी नहीं होगा, एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? खाना जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते जाएगा, स्टोर हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायराइड का बीमारी होता है ना, एक सुखाने वाला होता है, एक फुलाने वाला होता है। सुखाने वाला इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। उसको क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि ज्यादा सीक्रेट हुआ थायरोक्सिन। ठीक है, ज्यादा सीक्रेट होगा तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने का भी रेट बढ़ जाएगा और बॉडी सूखा रहेगा, है ना। फिर दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म में कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज से एनर्जी बनने का रेट कम हो जाता है और इंसान मोटा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत लेजी हो जाएगा, उसको सोते सोते खाना चाहिए। मतलब बहुत तरह की बीमारी है, लेकिन इसे उतना पढ़ना नहीं है इसको। आगे देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो आयोडीन का यूज करता है ताकि थायरोक्सिन हार्मोन्स बना सके। मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? कौन सा मिनरल्स? तो आयोडीन। ठीक है, अब देखो, आयोडीन की कमी से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं गॉइटर। क्या होता है? गॉइटर। जब आयोडीन की कमी हो जाएगा ना हमारे बॉडी में तो गॉइटर हो जाता है, मतलब कि गला फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब ये पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या है ना कि जैसे यहां पे वो क्या था, क्या नाम था उसका? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है तो उसके पीछे साइड, जस्ट पीछे छोटा छोटा 4 ग्लैंड होता है। छोटा छोटा 4 ग्लैंड होता है। छोटा छोटा स्मॉल साइड में, स्मॉल छोटा छोटा 4 ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये कहां है? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में है, मतलब पीछे है। और कितना है? छोटा छोटा 4 ग्लैंड है। ठीक है, इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन या पारथ हार्मोन। ठीक है, इसी को बोल सकते हो पारथ हार्मोन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बॉडी में कंट्रोल करेगा। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कौन रेगुलेट कर रहा है? तो तुम्हारा पाराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना वो डुअल ग्लैंड है। इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो सर क्या ऐसा क्यों बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन इसलिए बोल दिया ना कि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर में तुमको पढ़ाए हैं, पेनक्रियाज से इंजाइम निकलता है। कितना इंजाइम? 3 इंजाइम, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज इंजाइम भी सीक्रेट करता है। ठीक है, इसलिए ये एक्सोक्राइन है। सर इंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि इससे हार्मोन्स भी सीक्रेट होता है और उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन।
ठीक है, ये याद रखना। पहला कहां लोकेटेड है, तो जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है, उसके ऊपर स्टमक है, उसके ऊपर क्या है, स्टमक है, ऐसा ये स्टमक है, ठीक है, इसी यहीं पे जस्ट है बिलो, ये है क्या है, ये है पेनक्रियाज, लीफ जैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर में होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो बोल रहा है ना कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है ना, कि ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना, ये सब। इंडोक्राइन क्यों है, इंडोक्राइन फंक्शन क्यों है, क्योंकि हार्मोन्स निकालता है, और कितने हार्मोन्स, मेन तो दो है, लेकिन सबसे मेन है इंसुलिन, ठीक है। दो हार्मोन्स कौन कौन सा है, पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन, कौन सा, ग्लूकागोन, ठीक है, ये याद रखना। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, सॉरी पहले इंसुलिन देखते हैं। इंसुलिन क्या करता है ना, कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल, जैसे खाना खाए ग्लूकोज बना, कहां गया, ब्लड में। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, उस जो ब्लड में अगर बहुत ज्यादा है ग्लूकोज, तो उसको क्या करेगा, मोस्टली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और इस तरीका से ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। कौन काम करेगा, ये इंसुलिन। इंसुलिन का काम है शुगर लेवल कम करना। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको ज्यादा करने का किसका काम है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में है ना एनर्जी स्टोर ग्लूकोज, उसको क्या करेगा, फिर से ग्लूकोज बनाएगा। मतलब एक का काम है बढ़ाना, एक का काम है घटाना, ऐसा सिंपली। ग्लूकोज, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल घटाना, और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा, तो इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन आया ही नहीं, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि घटाने वाला तो यही है, ग्लूकागोन तो और बढ़ाने वाला है ना। तो इंसुलिन ही नहीं आया, अच्छा सा सीक्रेट नहीं हुआ इंसुलिन, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ठीक है। और ये डायबिटीज क्यों होता है, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी होगा तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है ना, कि जैसे किडनी है, तो किडनी के ऊपर दोनों किडनी के ऊपर ये दिख रहा है ना येलो वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। बाहर वाला को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला को बोलते हैं मेडुला। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, वो दोनों किडनी के ऊपर है, ठीक है, ये याद रखना। और ये बॉडी को हेल्प करवाता है, बॉडी को हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करवाता है, कब हेल्प करवाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। मतलब हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, इस केस में हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। देखते नहीं हो, घर में अकेला है, लाइट कट गया तो हम डर जाते हैं, चाहे कुत्ता हमारे ऊपर दिख रहा है ना, डॉग है, हम जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर दिख रहा है, खड़ा हो गया, आने ही वाला है हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। और डर की वजह से इतना दौड़ते हैं, इतना स्पीड दौड़ते हैं ना, कि समझ रहे हैं ना, कितना स्पीड में से दौड़ते हैं, है ना, वो डॉग को तो पिछवा ही देते हैं, ठीक है। तो उतना एनर्जी, है ना, कहां से आ जाता है उस समय हमारे बॉडी में। अगर ऐसे दौड़ने के लिए बोल दिया जाएगा तो नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है, दौड़ पाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तुम लोग के पीछे डॉग लगा दो, ठीक है, तब तुम लोग दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, एड्रेनलिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन्स होता है, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशन में ही सीक्रेट होता है, ठीक है, या फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में ही रिलीज होता है। और कहां से, एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। अब देखो ये एड्रेनलिन हार्मोन जब सीक्रेट होगा ना हमारे बॉडी में, तो देखो क्या क्या चेंजेस आएगा। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि एड्रेनलिन जब निकलता है तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होता है। तो पहला हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दूसरा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी ग्लूकोज एनर्जी बनने का भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी एनर्जी बनेगा, जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगा। तब तो डॉग को पिछवा दिए, उस समय तो एनर्जी बना ना तुरंत। और ये सब बॉडी में जो चेंजेस आया वो किसकी वजह से, एड्रेनलिन,
डर लग रहा है, भय लग रहा है, किसकी वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से। अगर किसी को डर लग रहा है, भय नहीं लग रहा तुम, डर वो नहीं लग रहा तुम, ठीक है, समझ जाओ कि एड्रेनलिन अच्छा से सीक्रेट नहीं हो रहा, उसको प्रॉब्लम है। आगे है टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी दोनों गॉनेट ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? गॉनेट ग्लैंड। और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। टेस्टिस जो है ना, इसको स्क्रोटम में प्रेजेंट है। कौन सा हार्मोन निकालता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। फंक्शन क्या है बताए हैं, सब बताए रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में। इसका फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का? पहला है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करेगा, जैसे बियर्ड है ना, मस्टेक, डीप वॉइस, ब्रॉड शोल्डर, ठीक है। और दूसरा है हेल्प प्रोडक्शन में, स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा, मेल गैमेट। ओवरीज, ठीक है, ओवरीज हो गया ये, ठीक है, ये फीमेल में होता है ओवरीज, ठीक है, और पेयर में होता है, और टेस्टिस भी तुम्हारा पेयर में ही होता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन्स निकालता है? दो तरह के हार्मोन्स, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोगेस्टेरोन। दो तरह के हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन? एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन देखिए, एस्ट्रोजन जो है ना, इसका काम है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाने में हेल्प करेगा, और दूसरा है हार्मोन्स बनाने में, वो ये क्या बोलते हैं उसको, मेल फीमेल गैमेट बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और प्रोगेस्टेरोन का काम क्या है बताए थे कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, और तुम्हारा बेबी जब प्रिपेयर हो जाता है ना, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो यहां पे समझना है, ओवरी से दो हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल में होता है, हेल्प करता है, और ओवा बनाने में हेल्प करता है। प्रोगेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आगे चलता है, अब है एनिमल वाला खत्म हो गया शायद, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्लांट्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो देखिए जैसे कि एनिमल में कैसे हुआ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? नर्वस सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? वो नर्वस सिस्टम, ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जबकि प्लांट में तो ना ब्रेन होता है ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, कुछ होता नहीं है ना। जैसे कि एनिमल में नर्वस सिस्टम है, प्लांट में है नर्वस सिस्टम नहीं है। तो सर प्लांट में कैसे होता है? तो प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता है केमिकल्स के थ्रू। कैसे होता है? केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। देखो, पहला प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, जिसको केमिकल कंट्रोल कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू होता है, इसको डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखना। पहला प्लांट में एक तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इतना जान लो। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पहला हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, जो डायरेक्शन ग्रोथ के लिए मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होता है और डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। और नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है और ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं होता है, जैसे छुई मुई पौधा हो गया, है ना, मिमोसा पुटिका वाला, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला है प्लांट हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो फाइटो हार्मोन्स पहला हो गया ऑक्सिन। क्या हो गया पहला? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ना, ऐसा हार्मोन्स है जो प्लांट को टॉल करने में हेल्प करता है, प्लांट का हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स है, उसी तरीके से प्लांट में ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या कंट्रोल करेगा? प्लांट का हाइट बढ़ाएगा। प्लांट का हाइट बढ़ाने का काम किसका है? ऑक्सिन का, ठीक है। चाहे सनलाइट की तरफ कोई प्लांट बेंट हो रहा है तो उसको भी बेंट कराने में कौन हेल्प कर रहा है? तो ऑक्सिन, ठीक है। और कहां है? तो सूट टिप पे प्रोड्यूस होता है। कहां? सूट का जो टिप है ना, वहीं पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन है गिबेरेलिन। गिबेरेलिन जो है ना, वो स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है। किसमें? स्टेम एलोंगेशन, फ्रूट का साइज बड़ा कर देता है गिबेरेलिन की वजह से, ठीक है। फिर सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये डोरमेंसी को हटाता है ना, डोरमेंसी को क्या करता है? हटाने वाला है, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है हम देखेंगे अभी। साइटोकिनिन क्या है? तीसरा हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है। ये साइटोकिनिन का काम क्या है? सेल डिवीजन। मेन क्या है साइटोकिनिन का काम? सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्या करता है? लीफ का डिले एजिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीफ को जल्दी खराब नहीं होने देगा, ओल्ड नहीं होने देता है, ठीक है। और कहां पाया जाता है? रूट्स में। साइटोकिनिन सेल डिवीजन, ठीक है, मेन सेल डिवीजन है। फिर डिले एजिंग ऑफ लीव्स फाउंड इन रूट्स। एब्सिसिक एसिड जो है ना,
एब्सिसिक एसिड जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। जैसे लीफ गिरना किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। यह है स्टोमाटा को क्लोज करना, किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। सर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, प्लांट जिंदा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है ना कि पहला हो गया ऑक्सिन, दूसरा हो गया गिबेरेलिन, और तीसरा हो गया साइटोकिनिन। ये तीनों हार्मोन जो है ना वो प्रमोट ग्रोथ करता है। ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट ग्रोथ। और जबकि ये एब्सिसिक एसिड ABA और इथाइलिन, ये दोनों जो है ना प्रमोट इनहिबिटर है ना, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, लीफ गिर रहा है एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। चाहे तुम्हारा स्टोमाटा क्लोज हो रहा है एब्सिसिक एसिड की वजह से, जो भी नेगेटिव हो रहा है प्लांट में, किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। इथाइलिन जो है ना ये एक तरह का गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन, ठीक है। तो गैसियस हार्मोन है तो ये फ्रूट को राइपनिंग, मतलब फ्रूट पकाने में हेल्प करता है। फ्रूट पक गया किसकी वजह से? तो तुम्हारा इथाइलिन की वजह से, ठीक है। और ये फ्लावर ड्रॉपिंग में भी हेल्प करता है। तो ऑक्सीन तुम्हारा प्लांट के इलार्जमेंट में, टॉल करने में, प्लांट का हाइट बढ़ रहा है ऑक्सीजन की वजह से। और प्लांट अगर ये सन की तरफ बैंड हो रहा है तो भी ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। कहां पाया जाता है? शूट के टिप में। गिबेरेलिन का काम स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, फ्रूट बड़ा करने में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइटोकिनिन का काम है सेल डिवीजन, डिले एजिंग ऑफ ड्राई लीव्स फाउंड इन रूट्स। ABA और इथाइलिन, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड का काम है फॉलिंग ऑफ लीव्स में सपोर्ट करता है, सीड स्टोमाटा क्लोज करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस हार्मोन है। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ करवाता है, ठीक है। प्लांट में ऐसा मूवमेंट होता है जो जिससे ग्रोथ होता है प्लांट का, और ये डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल होता है और ग्रोथ के लिए होता है, ये याद रखना। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहला है फोटोट्रॉपिज्म। ये फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, मतलब सनलाइट की ओर मूवमेंट जो होगा उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब देखो जब सूट मतलब ऊपर वाला पार्ट अगर सनलाइट की ओर बेंट हो रहा है, सनलाइट की ओर जा रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और रूट जो है ना जब सन के अपोजिट जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म। मतलब फोटो मतलब किसके लिए? लाइट के लिए। अगर लाइट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और रूट इस केस में क्या होता है? निगेटिव जाता है। भाई हम लाइट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो रूट जो है वो नीचे जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म में कौन सा हार्मोन्स काम करता है, हेल्प करता है? तो ऑक्सीजन, ये याद रखना। जैसे यहाँ पे एकदम अच्छा एकदम बनाया है, देखो ये है सनलाइट, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होगा इसके टिप में। अब सनलाइट यहाँ आ गया, यहाँ था यहाँ है, तो देखो ये ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या हो गया? जस्ट अपोजिट आ गया, इधर वाला इधर फेस हो रहा है इसकी इधर आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर आया तो इससे इधर से ग्रोथ क्या होगा? ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो देख बेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? बेंट, ठीक है। तो इस तरीका से ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करता है सनलाइट की ओर बेंड करवाने में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होता है। तो इस केस में जो है ना रूट वो फोटोट्रॉपिज्म करे, सॉरी जियोट्रॉपिज्म में जो रूट है वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा। क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, क्योंकि रूट जो है ना हमेशा डाउनवर्ड होता है ग्रो, इसलिए पॉजिटिव होता है। और सूट हमेशा रूट ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट जाता है, देखते नहीं है, ग्रेविटी अंदर है लेकिन प्लांट जो है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब सूट जो है ऊपर जा रहा है, यानी कि निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। जैसे देखिए ये है रूट और ये है सूट, कैसे भी रख दो सूट हमेशा ऊपर जाएगा, रूट हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा भी ऐसे रख देते हैं ना तो भी क्या होगा? रूट नीचे ही आएगा और सूट हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर के लिए रिस्पॉन्स करना। तो देखो प्लांट है, पानी यहां है इसलिए नीचे जा रहा है, अगर पानी इधर आ गया तो देखो इसका रूट इधर हो गया,
तो इस केस में रूट जो है ना वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे देखते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या हो जाएगा? टच। जैसे टेंड्रिल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। टेंड्रिल, जैसे कुछ कुछ प्लांट होते हैं, जैसे पी प्लांट हो गया, ठीक है, चाहे और भी बहुत सारा प्लांट होता है, ठीक है, जैसे बैटल गॉड हो गया, बहुत सारा प्लांट है। सीम हो गया, है ना, अपने लैंग्वेज में जानते होंगे आप लोग। थिग्मो मतलब टच, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, ठीक है, जिधर टच होगा उधर ही मूवमेंट होगा, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू टच। टेंड्रिल ऑफ ए पी प्लांट शो थिग्मोट्रोपिज्म। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे? तो देखो यहां पे क्या है, इसमें एक सपोर्ट होना चाहिए। देखो ये सपोर्ट क्या है? ये डांटा है, क्या है ये? इसको बोलते हैं लकड़ी, है ना, या वुड है। कोई भी सपोर्ट हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, वैसा नहीं है, ठीक है। ये है सपोर्ट। अब देखो ये टेंड्रिल का लीफ है, तो टेंड्रिल क्या करता है? पी प्लांट का वो लपटा जाता है, ऐसे लपटा जाता है। जैसे यहाँ पे है, आया टेंड्रिल, ऐसे से आया, ऐसे से आया, ऐसे लपटा गया, इस तरीके से ऐसे चढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कैसे चढ़ता है वो देखिए। जैसे मान लो टेंड्रिल है, टेंड्रिल पहले क्या करेगा? सपोर्ट को टच करेगा, जैसे स्टिक हो सकता है, वॉल हो सकता है, या दूसरे प्लांट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये है तुम्हारा स्टिक और ये है प्लांट। क्या है? प्लांट, ये प्लांट है। अब जैसे यहां टच हुआ, तो टच हुआ ना, ऐसे मान लो पहले आया, टच हुआ, तो ये यहां ऑक्सीजन जो है ना पीछे ज्यादा होगा। जैसे टच हुआ ना, जिधर टच है उधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा होगा और इधर भी होगा लेकिन कम होगा। जिससे टच है ना, इधर भी जो टच किया पार्ट, इधर भी ऑक्सीजन है लेकिन कम है। सबसे ज्यादा किधर है? इधर। तो इधर से ग्रोथ होगा, इधर से क्या होगा? ग्रोथ। और ग्रोथ होगा तो धीरे 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 बेंड होते जाएगा, उसके अराउंड में ऐसे रिंकल होते जाता है, ठीक है। तो टेंड्रिल टचेस सपोर्ट, सेल्स ऑन द टच्ड साइड ग्रो स्लोअर। मतलब जो टच होता है वो स्लो ग्रो होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड फास्टर ग्रो होता है, क्योंकि पीछे जो है ना वो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा आ जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेंड्रिल कर्ल्स अराउंड द सपोर्ट। इसी तरीके से क्या हो जाता है? कर्ल हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द हार्मोन ऑक्सीजन। किसकी वजह से? हार्मोन ऑक्सीजन की वजह से, जो अपोजिट साइड में कलेक्ट हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखना होगा कि जिधर टच होता है उधर स्लो ग्रो होता है और उसके जस्ट अपोजिट वाला फास्टर ग्रो होता है ड्यू टू ऑक्सीजन हार्मोन्स, और इसी की वजह से वो क्या होता है? कर्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्ल, ठीक है। देख रहे हैं कैसे कर्ल हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे, आगे है कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म क्या होता है? एक तरह का डायरेक्शनल ग्रोथ होता है प्लांट पार्ट का, ठीक है। और ये केमिकल्स की तरफ होता है मूवमेंट। किसकी तरफ होता है? केमिकल्स की तरफ मूवमेंट होगा और इसमें ग्रोथ होगा। जैसे पॉलन ट्यूब, जैसे ये पॉलन आया, ग्रेन आया, अब ये क्या करेगा? ट्यूब बनेगा। देख रहे हो, ट्यूब यहां तक ही बना, अब इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे ट्यूब चला गया, ठीक है। तो ये केमिकल्स की तरफ, देख रहे हो, इसको कहां जाना है? पॉलन को कहां जाना है? पॉलन ग्रेन को कहां जाना है? तो ये एग से फर्टिलाइज्ड होना है, ठीक है। इसलिए एक ट्यूब बनता है और वो ट्यूब किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है? तो केमिकल्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए यहां पे क्या हो गया? कैमोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नास्टिक मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, और ये नॉन डायरेक्शनल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें आता है, एक ही पढ़ना है एनसीईआरटी में, है ना। फोटोनास्टिक भी होता है, उसको हम समझा देंगे, लिखवाए यहां पे लिखे नहीं है, ठीक है। सिस्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक और इसी को बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। थिग्मोट्रोपिज्म अलग है, थिग्मोनास्टिक अलग है। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट में क्या होता है ना, इसमें हम लोग टच करेंगे ना तो रिंकल हो जाता है। देख रहे हो, टच किए, ये जो लीफ है ऐसे फोल्ड हो गया, है ना। इसमें ग्रोथ नहीं होता, जब बार टच करोगे ना उतना ही बार फोल्ड हो जाएगा, है ना। कितना मतलब कुदरती है कि देखने को मिल रहा है कि प्लांट भी क्या है? एक तरह से लिविंग है। तब तो टच किए तो शर्मा गया, है ना, फोल्ड कर गया, ठीक है। तो दीज मूवमेंट आर वेरी क्विक एंड आर बेस्ट सीन इन टच मी नॉट प्लांट, या मिमोसा पुडिका, या इसको छुई मी पौधा कहते हैं। लजवंती है, लजा गई, है ना, लजवंती पौधा, या सेंसिटिव प्लांट होता है। क्या होता है? सेंसिटिव, ठीक है। लजवंती, है ना, लजवंता बोल देता, है ना, ठीक है, क्यों लड़का लोग भी तो लजाता है ना। तो टच मी नॉट प्लांट,
बोलो, छुई में पौधा बोलो, लजवंती बोलो, मिमोसा पुडिका बोलो, ये किसका एग्जांपल है? थिग्मोनास्टिक का। और टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट थिग्मोट्रोपिज्म का, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स टू टच इन मिमोसा प्लांट, ठीक है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर यहां पे खत्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 10 सीबीएसई का हम पूरा चैप्टर बायोलॉजी का बना दिए, ठीक है। आपका काम क्या है? देखना, ठीक है। इस चैप्टर से कल या परसों में क्या पीवाईक्यू भी आ जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू जितना भी बन सकता है उसको हम बना देंगे, ठीक है। और आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक, बाय।